हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस क्लास से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए मैंने कम समय में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके हस्तलिखित नोट्स पैनल पर अपलोड हैं, तो अपन एक एक स्लाइड देख लेंगे। और 2 घंटे की क्लास होती है, वो अपन 20-25 मिनट में कर लेंगे। जिनके ये पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपने नोट करते रहना साथ साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं ख्याल लोकनाट्य की। पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होता है। ये संगीत आधारित लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य में सूत्रधार को हल्का रखा जाता है। ख्याल लोकनाट्य में सूत्रधार होता है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हलकारा कहा जाता है। ये म्यूजिक पर आधारित लोकनाट्य है। सबसे पहले कुचामणी ख्याल की बात करते हैं अपन। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी और मुख्य कलाकार उगमराज है। कुचामणी ख्याल की मुख्य कहानी राव रिडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी। कुचामणी ख्याल ओपेरा संगीत की तरह होती है। इस ख्याल में महिला भाग नहीं लेती हैं। महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं, तो पुरुष ही निभाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ख्याल लोकनाट्य में अपन आगे बात करते हैं जयपुर ख्याल। जयपुरी ख्याल में महिलाएं भी भाग लेती हैं, और इस ख्याल में नए प्रयोग भी किए जा सकते हैं। तो आप हर लाइन ध्यान से देखना और ध्यान से नोट करते रहना साथ में, क्योंकि हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन होती है। तीसरी ख्याल में बात करते हैं तो शेखावटी ख्याल। इस ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम जी, और शेखावटी ख्याल के मुख्य कलाकार है दूलिया राणा। शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तो चिड़ावा झुंझुनू में। कहाँ पे है, चिड़ावा झुंझुनू में। इसलिए इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं अपन इसकी, तो ख्याल लोकनाट्य में आती है अली बख्शी ख्याल। इस ख्याल का मुख्य क्षेत्र है मुंडा और अलवर। कहाँ पे है, तो मुंडा और अलवर। यह ख्याल मुंडावर के नवाब अली बख्श के समय प्रारंभ हुई थी। अली बख्श को अलवर का रस खान भी कहा जाता है। तो अलवर का रस खान किसे कहते हैं, अली बख्श को। यह ख्याल अहिरवाटी भाषा में प्रस्तुत की जाती है। अहिरवाटी भाषा को राठी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा कोटपुतली सेबिया रोड के बीच में बोली जाती है। आगे ख्याल लोकनाट्य में बात करते हैं अपन, तो हिला ख्याल। हिला ख्याल का मुख्य क्षेत्र है लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर। हिला ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र है नौबत। हिला ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, नोबल। ढप्पाली ख्याल। इस ख्याल का मुख्य क्षेत्र अपन देखते हैं तो लक्ष्मणगढ़, अलवर और भरतपुर है। ढप्पाली ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र है डप। कौन सा है, डप। कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल का मुख्य क्षेत्र है करौली, और कन्हैया ख्याल के मुख्य सूत्रधार को क्या कहा जाता है, तो मेडिया कहा जाता है इसके मुख्य सूत्रधार को। भेंट के दंगल, इसका मुख्य क्षेत्र है बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में। बाड़ी बसेड़ी
धौलपुर। लोक नाट्य में अपन दूसरे लोक नाट्य की बात करते हैं तो तुरा कलंगी लोक नाट्य। तुरा कलंगी शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। इसके प्रवर्तक तुकन गिर। तुरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तुकन गिर है। शाह अली चंदेरी के राजा ने इन्हें तुरा व कलंगी भेंट किए थे। मेवाड़ में शेडू सिंह व हमीद बेग ने लोकप्रिय किया। इसे तुरा कलंगी ख्याल को किसने मेवाड़ में लोकप्रिय बनाया? शेडू सिंह और हमीद बेग ने। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है शिव, दूसरा पक्ष होता है पार्वती। शिव पक्ष के झंडे का रंग भगवा और पार्वती पक्ष के झंडे का रंग हरा होता है। दोनों पक्षों के बीच संवाद प्रतिस्पर्धा होती है जिसे गम्मत कहा जाता है। एक मात्र लोक नाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है तथा दर्शक भाग लेते हैं। इंपोर्टेंट लाइन है ये। तुरा कलंगी का मुख्य केंद्र है घोसुंडी और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और मुख्य कलाकार है तुरा कलंगी के चैतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह। ये मुख्य कलाकार है तीनों, चैतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह। इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अपने लोकनाट्य के अंदर तो गंवरी लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसी कारण इसे मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा ये गंवरी लोकनाट्य किया जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है तथा लगातार 40 दिनों तक किया जाता है। गंवरी लोकनाट्य 40 दिनों तक चलता है। ये शिव भस्मासुर कहानी पर आधारित है। पार्वती को गंवरी या राई, शिव को राई बुढ़िया कहा जाता है। इसमें गंवरी लोकनाट्य का सूत्रधार होता है ना, उसे कुटकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटकुड़िया। और हास्य कलाकार को झटपटिया कहा जाता है। मुख्य कहानियां इसकी कान गुजरी, बंजारा बंजरी, लखा बंजारा, अकबर बीरबल, ये मुख्य कहानी है। विभिन्न कहानी को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है जिसे गंवरी की घाई कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल, मादल, थाली, ये वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। आगे के ख्याल लोक नाट्य में बात करते हैं तो आता है नौटंकी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए नौटंकी कहते हैं। भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है नौटंकी। इंपोर्टेंट है, कहाँ लोकप्रिय है? भरतपुर क्षेत्र में। और इसकी शैली कौन सी है? तो हाथरस शैली से प्रभावित है ये। नौटंकी के प्रवर्तक है भूरीलाल जी। कौन है? भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार है इसके गिरिराज प्रसाद। नौटंकी की मुख्य कहानी है अलाउद्दीन, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान, सावित्री। मुख्य कहानी है अलाउद्दीन, हरिश्चंद्र, तारामती, सत्यवान, सावित्री। आगे के लोकनाट्य में अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। कहाँ का लोकनाट्य है? तो महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। ये सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। तमाशा लोकनाट्य इंपोर्टेंट है ये लाइन। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। इसके लिए वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। तमाशा लोकनाट्य के लिए वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लाया गया था जयपुर। तमाशे का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं।
तमाशा लोक नाट्य की मुख्य कहानियां हैं जोगी जोगण होली के दिन, हीर खां होली के अगले दिन, जुट्टन मियाँ शीतलाष्टमी, गोपीचंद भर्तृहरि चैत्र अमावस्या के दिन। ये मुख्य कहानी है। तमाशा लोकनाट्य के मुख्य कलाकारों की बात करें तो फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट। फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट तमाशा लोकनाट्य के मुख्य कलाकार। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौर खान गौर जान भी तमाशे में भाग लेती थी। कौन? गौर जान। आगे अपन बात करते हैं चार वेद लोकनाट्य की। मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है जो पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। कौन सी भाषा में? पश्तो भाषा में। नवाब फिजुल्ला खां के समय यह टोंक में लोकप्रिय हुआ। चार वेद लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। करीम खान नियंग और खलीफा करीम खान नियंग ने इस स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया। मुख्य वाद्य यंत्र है इसका डफ। कौन सा मुख्य वाद्य यंत्र है? डफ इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। आगे अपन बात करते हैं तो रमत लोकनाट्य की। कौन से लोकनाट्य? रमत। जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ ये रमत लोकनाट्य। पहले तो ये क्षेत्र ध्यान रखना है कि भाई रमत लोकनाट्य कहाँ पे होता है, तो जैसलमेर बीकानेर में। तो दूसरी बात, इसका आयोजन कब किया जाता था? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजन होता है इसका। और रमत लोकनाट्य शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। जैसलमेर में इसे तेज कवि द्वारा लोकप्रिय किया गया। किसके द्वारा? तेज कवि के द्वारा। कहां पर? जैसलमेर में। तेज कवि ने रमत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रमत गांधी जी को भेंट की थी। इंपोर्टेंट है, स्वतंत्र बावनी तेज कवि ने किसे भेंट की थी? गांधी जी को। अन्य रमत मुमल है, जोगी जोगण है, होले तंबोलन है, गोपीचंद भर्तृहरि है। फिर बीकानेर की देखते हैं रमत है। पुष्करणा ब्राह्मण द्वारा पाटों पर रमत का आयोजन किया जाता है। कहां पर? बीकानेर में। यहाँ मुख्य कहानी है अमर सिंह राठौड़ आचार्य का चौक में आयोजन होता है इसका। हेडाऊ मेरी बारागवाड़ में। यह रमत जवाहरलाल जी द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल जी द्वारा। इंपोर्टेंट है, मुख्य कलाकार इसके रमत लोकनाट्य के मनीराम व्यास, तुलसीदास, खागू महाराज, सुआ महाराज। इंपोर्टेंट कलाकार है। अब अपन बात करते हैं स्वांग लोकनाट्य की। कलाकारों द्वारा पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय किया जाता है। स्वांग लोकनाट्य को बहुरूपीय कला भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। स्वांग लोकनाट्य की मुख्य कहानियों की बात करें तो नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मांडल भीलवाड़ा का। आयोजन कब होता है इसका? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। यह मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ हुई थी। स्वांग लोकनाट्य मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रारंभ हुई थी। इंपोर्टेंट है इसके मुख्य कलाकार परशुराम जी और मंकी मैन जानकीलाल भांड प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके। अब अपन आगे की बात करते हैं तो भवई लोकनाट्य की। भवई जाति द्वारा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान में लोकनाट्य किया जाता है।
गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। इस लोक नृत्य में सामाजिक समस्याओं और व्यंग्य किया जाता है। किस लोक नृत्य में? भवई लोक नृत्य में। किस पर व्यंग्य? सामाजिक समस्या। इस लोक नृत्य में कलाकार मंच पर परिचय नहीं देते। अच्छा, आगे बात करते हैं अपन इसकी। पुरुष कलाकार सगा जी और महिला कलाकार सगी जी कहलाती है। भवई लोक नृत्य के प्रवर्तक है बाग जी जाट, और मुख्य कहानी है बिक्का जी बाग जी, और रचिता है। और जसमल ओडन शांता गांधी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। और जनजाति का कार्य क्या है? तो तालाब खोदना है। आगे के लोक नृत्य की बात करें तो रामलीला। रामलीला के प्रवर्तक है तुलसीदास जी। रामलीला का मुख्य केंद्र है पाटुदा कोटा, 1812 और भरतपुर में। 1812 में धनुष भगवान राम द्वारा नहीं तोड़ा जाता क्योंकि वह जनता द्वारा तोड़ा जाता है। भरतपुर में वेंकटेश रामलीला, बिसव झुंझुनू, ये मुख्य रामलीला है। रासलीला, रामलीला का अपन को केंद्र ध्यान रखना है, मेन तो मुख्य केंद्र का। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और मुख्य केंद्र फुलेरा जयपुर, और मुख्य कलाकार है शिवलाल कुमावत। अब अपन आगे बात करते हैं लोक नाट्य में। तो संकादिक लीला, इसका केंद्र है घोषणा चित्तौड़गढ़ आश्विन मास में, और बसी चित्तौड़गढ़ कार्तिक मास में। गौर लीला, ये आबू क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति द्वारा गणगौर के दिन आयोजन किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, फिर भी आप देख लेना। अब अपन यहाँ प्रमुख वाद्य यंत्र है ना, ये एक बार देख लेते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तत्व वाद्य यंत्र, जो तार बने होते हैं, तार से बने होते हैं ना, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशील वाद्य यंत्र फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, और अवनद या ताल वाद्य यंत्र चमड़े से मंडे हुए वाद्य यंत्र होते हैं ना, और घन वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। अपन मोटा मोटा एक बार देख लेता है कौन से तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है, क्योंकि पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भाई कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा है, कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा है। तो तत्व वाद्य यंत्र में रवणता, इकतारा, चौतारा, तंदूरा, सारंगी, चिक्कारा, रवाज या रबाब, गुजरी, सुरिंदा, कामायचा, भपंग और अपंग, ये तो है तत्वाद्य यंत्र। इकतारा तो है तत्वाद्य यंत्र, और सतारा है सुशील वाद्य यंत्र। सतारा सुशील वाद्य यंत्र। तो सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से देख लेते हैं। सतारा है, पुंगी है, शहनाई है, मस्तक है, टोटो है, नड़ है, मोरचंग है, अलगोजा है। और अवनत या ताल वाद्य यंत्र देखते हैं तो नौबत है, नगाड़ा है, पखावज है, माटा है, खंजरी है, चंग है, डफ है, डमरू है, तासा है, माठ है, मांदल है, ढोल है, डमरू है, ढोलक है, मृदंग है। ये सब अवनत वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते, जैसे मंजीरा या झांझ है, गुरालियो है, रमझोल है, खड़ताल है।
इसके बाद में अपन पहले देखते हैं तत्ववाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है उस तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकतारा की। यह आदि वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से है। इसे एक हाथ की उंगली से बजाए जाते हैं तथा दूसरे हाथ में करताल होती है। एक छोटे गोल तुम्बे को लेकर इसमें बांस कसा जाता है। छोटा सा हिस्सा बकरे के चमड़े से मंडा जाता है। बांस के नीचे एक तार बांध दिया जाता है जिसे ऊपर खूंटी लगी होती है। दूसरा वाद्य यंत्र है सारंगी। यह तत्ववाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी। ये सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है और इसका वादन गज से होता है। इसके तार बकरे की आंत के बने होते हैं और गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग लंगा जाति के कलाकार करते हैं। आगे अपन बात करते हैं रावण हत्थे की। ये नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। इसमें 7 या 8 तुरपे होती है। इसे दाएं हाथ से गज के द्वारा व बाएं हाथ से अंगुली से बजाया जाता है। इसके गज में घुंघरू बंधे होते हैं। इसे मुख्य रूप से पाबूजी के भोपे फड़ बांधते समय यूज लेते हैं। आगे अपन बात करते हैं कमाइचा की। ये सारंगी के समान ही होता है कमाइचा। कमाइचा एक ईरानी वाद्य यंत्र भी है। इसे मांगड़िया जाति के कलाकार बजाते हैं। तंदूरा, इसे निशान या ब्याणो, तंबूरा, चौतारा भी कहा जाता है। इसके उपनाम है तंदूरा के निशान, ब्याणो, तंबूरा, चौतारा। इसके एक ही नाम है। इस पर 4 तार होते हैं। यह तानपुरा या सितार के समान होता है। इसे बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से बजाया जाता है। बजाते समय अंगुली में मिजरा पहना जाता है। क्या पहना जाता है? मिजरा, जंतर। यह वीणा के समान होता है। इसमें 5 से 6 तार होते हैं। इसे गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है। इसे गुर्जर जाति के भोपाई देवनारायण जी के फड़ बांसते समय काम में लेते हैं। भपंग, यह डमरू की आकृति से मिलता जुलता है। यह तुम्बे से बनता है। अलवर जिले में जोगी जाति के लोग अधिक बजाते हैं। प्रमुख वादक भपंग के जौर का मेवाती उमर फारूक, ये प्रमुख वादक है। जौर का मेवाती और उमर फारूक। आगे बात करते हैं वाद्य यंत्रों में तो रबाज, यह कमाइचा के समान होता है। यह उंगलियों के नाखूनों से बजाया जाता है। गज काम में नहीं लेते इसमें। इसमें 8 से तथा 12 8 तुरपे 12 तार होते हैं। रबाब, इसमें 4 तार होते हैं। यह मेव क्षेत्र के भाटों का वाद्य यंत्र है। कहाँ, कौन सा क्षेत्र? मेव, अलवर, भरतपुर साइड में। चिक्कारा, यह कयार की लकड़ी से बना होता है। इसका एक सिरा प्याले के आकार का होता है। इसे बजाने के लिए छोटी गज का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं अपन सुरिंदा की। यह रोइडा की लकड़ी का बना होता है। इसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं। इसके गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। सुरिंदा को गायन के साथ नहीं बजाया जाता है। फिर बात करते हैं दुक्का को। इसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। भील जाति के लोग दीपावली के अवसर पर बजाते हैं इसे। आगे बात करते हैं अपन सुशील वाद्य यंत्र की। ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर बजाए जाते हैं सुशील वाद्य यंत्र कहलाता है। सबसे पहले अलगुजा, यह राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है।
वादक दो अलगोजे मुंह में रखकर बजाते हैं इसे। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरी होती हैं। जयपुर का कलाकार है रामनाथ चौधरी, जो कि अलगोजे को नाक से बजाते हैं। भील वो कालबेलिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है बांसुरी। इसे पोली नली में स्वरों के लिए 7 छेद बनाए जाते हैं, जो स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर बने होते हैं। इसका प्रसिद्ध कलाकार है हरिप्रसाद चौरसिया। इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया। अलगोजे का रामनाथ चौधरी। यह भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है बांसुरी। शहनाई, इसका आकार चिलम के समान होता है। किसके समान? चिलम के समान। यह शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें 8 छेद होते हैं। वाद्य यंत्र के ऊपरी सिरे पर ताड़ वृक्ष के पत्ते की टूटी बनाकर लगा दी जाती है। इसमें फूंक देने पर मधुर ध्वनि निकलती है। शहनाई को सुंदरी भी कहा जाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार है बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान। आगे बात करते हैं अपन पुंगी की। ये छोटी लौकी के तुम्बे की बनी होती है। तुम्बे के निचले हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं, जिनमें स्वरों के छेद होते हैं। इसको सबसे ज्यादा कालबेलिया जाति के लोग बजाते हैं। इसमें सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। किसमें? पुंगी में। कालबेलिया जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र में सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशी वाद्य यंत्र है, कौन सा घन वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है। ये आपको अलग अलग श्रेणी में याद होने चाहिए, क्योंकि तत्व वाद्य यंत्र और सुशी वाद्य यंत्र का अंतर ही पूछा जाता है सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन तो जैसे 100 क्वेश्चन आप देख लोगे ना, तो 90 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है या नहीं है, ऐसे। बाकी विशेषता तो बहुत कम। जब भाई बड़े एग्जाम हो तो विशेषता पूछ लेते हैं, बाकी नहीं पूछते हैं विशेषता। आगे वाद्य यंत्र है शंख। ये एक जंतु का कवच है जो समुद्र में पैदा होता है। शंख ये मंदिरों में प्रातःकाल या सायंकाल आरती के समय बजाया जाता है। सिंगी, ये सींग का बना होता है तथा होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है इसे, सिंगी को। बांकिया, ये पित्तल का बना बिगुल की शक्ल का होता है। इसके लिए एक और छोटे फूंक में फूंक कर मार कर बजाया जाता है। ये सरगड़ों की खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। इसके साथ ढोल एवं कांसे की थाली बजाई जाती है। अब आगे बात करते हैं अपन मशक। ये बकरी के चमड़े की बनी होती है। इसमें एक मुंह से हवा भरते हैं तथा दूसरी ओर 2 नलियों से हवा निकलती है। मशक भैरव जी के भोपे बजाते हैं। इसका यूज कौन करते हैं? भैरव जी के भोपे। इसके बाद आता है भुंगल। ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। भुंगल या फिर रणभेरी, यह पित्तल की लंबी नली की बनी होती है। यह युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है, भुंगल या रणभेरी। यह मेवाड़ में भवैयों का प्रमुख, भवई जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, भुंगल या फिर रणभेरी। सतारा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बांसुरियां होती हैं जिन्हें एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। ये जैसलमेर बाड़मेर में गडरियों, मेघवाल या मुस्लिम बजाते हैं इसे, सतारा को, जैसलमेर बाड़मेर में। आगे वाद्य यंत्र है नागफणी। यह पित्तल की सर्पाकार नली का होता है, जिसके पिछले हिस्से में एक छेद होता है। नागफणी। नागफणी के बाद में आता है नड़। यह कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है नड़ को। कौन सा वृक्ष? कगोर। इस पर सिंधी संस्कृति का पूर्ण प्रभाव है।
इसका नड़ का प्रसिद्ध कलाकार है कर्णा भील। कौन है प्रसिद्ध कलाकार? कर्णा भील। आगे अपन बात करते हैं तो मोरचंग। ये लोहे का बना वाद्य यंत्र है। इसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। लंगा गायक या फिर सतारा या सारंगी के संगीत में बजाते हैं। लंगा गायक है ना, सतारा या सारंगी के साथ में से बजाते हैं। कर्णा, ये पित्तल का 7 या 8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र है। इसके संकड़े मुंह पर एक छेद होता है जिसमें सुनवई जैसी नली होती है। कर्णा, ये भी सुशील वाद्य यंत्र है। तुरी, ये पित्तल की बनी होती है जिसका एक मुंह छोटा होता है, आकृति नोकदार, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। तुरी, यह भी सुशील वाद्य यंत्र है। मुरला या फिर मुरली, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है जो नलिका तुम्बे के नीचे चौड़े वाले भाग में 2 बांस की नलियां फंसा कर बनाया जाता है। इसे एक नली से ध्वनि और दूसरी नली से स्वर निकलते हैं। फिर आते हैं सुरनई। यह शहनाई के समान है। इसके मुख पर खजूर, ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। इसे गीला कर बजाया जाता है। सुरनई को गीला कर बजाया जाता है। ढोली, डंगा, मंगनिया जाति द्वारा विवाह या फिर मांगलिक अवसर पर इसे बजाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र। ये चमड़े से मंडे होते हैं। ढोल, ढोल तो आप सबने देखा ही होगा। ये लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है दोनों साइड में। इस पर लगी रस्सियां या फिर को मतलब खींच देता है ना, रस्सियों को खींचते तो अच्छी ध्वनि आती है। वादक गले में डालकर लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। यह मांगलिक वाद्य यंत्र है। छोड़ो। ढाक, ये डेरू के समान होता है लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। ढाक गुर्जर जाति के लोगों द्वारा बजाते हैं पैरों पर रखकर। ढोलक, इसकी मंडे ढोल की तरह होती हैं लेकिन इसके कानों में कड़ी होती हैं। इसके दोनों मुंह बराबर होते हैं, बीच का हिस्सा चौड़ा होता है ढोलक का। इसके साथ मंजीरा बजाया जाता है। नीमच और अलीगढ़ की ढोलक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। डमरू, इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा होता है और बीच में पतले हिस्से पर 2 गांठ वाली रस्सियां बंधी होती हैं जो गले की हिलाने पर चमड़े पड़कर आवाज करते हैं। यह भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तेवतर डेरू। ये डमरू का बड़ा रूप है। यह आम की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके साथ छोटी थाली या कांसा कटोरा बजाया जाता है डेरू के साथ। इसके बाएं हाथ को पकड़कर दाएं हाथ की लकड़ी की डंडी से सहायता से बजाया जाता है। फिर बात करते हैं मृदंग या पकवज। ये बीजा, श्रवण, सुपारी या फिर वट के पेड़ के तने से बनाया जाता है। इसकी पूरी तबले की माफिक होती है। इसका एक मुंह चौड़ा और दूसरा मुंह संकड़ा होता है। रावल और भवई जाति की इस काम में लेते हैं। फिर आती है बात मांदल की। यह मृदंग के समान आकृति का होता है। इसका एक मुंह चौड़ा, दूसरा मुंह छोटा होता है। यह शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है। मादन मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। ये वाद्य यंत्र बाबू जी के माटे, मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों के मुख पर खाल चिपका कर रस्सी से बांध कर बनाया जाता है। इसे दोनों माटों की प्रक्रिया अलग अलग व्यक्ति द्वारा होती है। माटों पर थोरी और नायक जाति के लोग बाबू जी के पावड़े जाते हैं। माटे के बाद में डफ, लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बना वाद्य यंत्र है।
जैसे एक हाथ में डंडा लेकर बजाया जाता है। इसका छोटा रूप डफली कहलाता है। डफ या उन्नत वाद्य यंत्र है। इसके बाद में उन्नत वाद्य यंत्र है नौबत। ये 3-4 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। इसे लकड़ी के डंडों से बजाते हैं। इसकी आवाज अत्यंत गंभीर होती है। यह मंदिरों या राजा महाराजाओं के महलों में मुख्य द्वार पर होता है नौबत। फिर बात आती है नगाड़ा। यह सुपारी के आकार का नौबत से छोटा होता है। नगाड़ा मांगलिक अवसरों या उत्सवों में बजाया जाता है। इसके साथ शहनाई का वादन होता है। ये चंग, ये लकड़ी का बना गोल वाद्य यंत्र है। जैसे बाएं हाथ से पकड़ हृदय के पास स्थित दाएं हाथ के थाप से बजाया जाता है। इसके एक तरफ बकरे की खाल मंडी जाती है। इसको होली के अवसर पर बजाया जाता है। चंग तो हैंग बजे ही जा, चंग को तो सबने देखा ही होगा। इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है खंजरी। ये ढप का छोटा रूप है जो लकड़ी की बनी होती है। इसे बाएं हाथ से पकड़ दाएं हाथ की हथेली या अंगुली से बजाया जाता है। धौसा, ये आम या फारस की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मंडकर बनाया जाता है। जैसे लकड़ी के छोटे मोटे डंडों से बजाया जाता है। धौसा के बाद में आता है ताशा। यह मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। गले में लटका कर 2 पत्ते डंडे से बजाया जाता है। यह मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है ताशा। फिर आता है बात दमामा या फिर तामक की। यह कढ़ाई के आकार का लोहे का बड़ा नगाड़ा है जो भैंसे की खाल पर मंडा जाता है। इसे 2 बड़े या भारी डंडों से बजाया जाता है। यह मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य यंत्रों में काम में लिया जाता है। इसके बाद दमामा या तामक का आता है घेरा। यह अष्टभुजाकार होता है जिस पर डफ की तरह एक और चमड़ा मंडा जाता है। लकड़ी के डंडों के ऊपरी भाग में कपड़ा लपेट कर इसे बजाया जाता है। ये होली के अवसर पर काम में लेते हैं। फिर अपन आगे के वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र। 4 श्रेणी थी तो 3 श्रेणी हमने देख ली है और लास्ट श्रेणी है घन वाद्य यंत्र। ये धातु से बने होते हैं। मंजीरा, ये पित्तल तथा कांसे की मिश्रित धातु का बना होता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। यह हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करते समय बजाती है। रामदेव जी के मेले में। जांज, ये मंजीरे की बड़ी आकृति है। जांज की ये बड़े ढोल ताशे के वादन के साथ बजाया जाता है। सैकाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के करते समय जांज बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में जांज बजाया जाता है। जैसे मंजीरा 13 ताली नृत्य में। थाली, ये तो शैली नृत्य के समय प्रयोग में की जाती है, कांसे की बनी होती। छोड़ो। चिमटा, ये लोहे की 2 पतली पट्टियों से मिलकर बना होता है। इन पट्टियों के बीच लोहे की गोल गोल छोटी पट्टियां लगा दी जाती है। इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की अंगुलियों में भजन कीर्तन के समय बजाया जाता है चिमटा। उसके बाद में अपन देखते हैं घंटा। यह पित्तल या अन्य धातु का बना होता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसे डोरी से लटका कर हथौड़े या डंडे की चोट से मार कर बजाया जाता है। इसका प्रयोग मंदिरों में होता है। इसका छोटा रूप घंटी कहलाती है। घंटा का छोटी रूप घंटी। घंटा का छोटा रूप घंटी। उसके बाद में बात करते हैं झालर। कांसे या तांबे की बनी मोटी चक्राकार प्लेट है। यह मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय बजाती है। झालर को सुबह मंदिरों में बजाई जाती है आरती के समय। इसके बाद में बात करते हैं भरनी। मिट्टी के मटके के संक्रिय मुंह
पर कांसे की प्लेट ढककर दो डंडिया की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। भरनी अलवर भरतपुर जिले में सर्प के काटे हुए लोक देवता के यहाँ इलाज करते समय बजाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं घड़ा। मिट्टी का बना होता है, इसका मुंह छोटा होता है। वादक इसे दोनों हाथों में उठाकर मुंह से उसके अंदर फूंक मारते हुए अपने अंदाज में हिलता रहता है, जिससे संगीत निकलता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे बाढ़ में से। इसके बाद में बात करते हैं तो करताल। इसमें दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पित्तल की छोटी छोटी गोल तख्तियां लगी रहती हैं, जो कि लकड़ी के टुकड़ों को परस्पर टकराने के साथ मधुरता से झंकृत होती है। यह हाथ की अंगुलियों और अंगूठों में पहनकर बजाया जाता है। इसका मेल मंजीरे एवं एक तरह से है। खड़ताल लकड़ी के चार छोटे छोटे चिकने एवं पतले टुकड़ों से बना होता है। ये खड़ताल ये दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है। इसका प्रसिद्ध कलाकार है सदी खां मांगड़िया। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? सदी खां मांगड़िया। फिर बात करते हैं रमजोल की। चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुघरू छिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों पर बांधा जाता है रमजोल को। होली के अवसर पर गैर नृत्य के समय लोग बांधते हैं रमजोल को। गुरालियो ये 5-6 अंगुल लंबी बांस थपचे से बना होता है गुरालियो। इसके एक ओर छीलकर मुख पर धागा बांधा दिया जाता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढीला एवं तनाव देकर बजाया जाता है। ये कालबेली एवं ग्रास्य जातीय का प्रमुख वाद्य यंत्र है। फिर बात करते हैं घुघरू। नृत्य करते समय पैरों में बांधते हैं। पित्तल कांसे के छोटा गोल वाद्य यंत्र है एक। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे तो वाद्य यंत्र ये आप हो गए कंप्लीट। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अध्याय करेंगे। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आभूषण, वो करेंगे। ओके, थैंक यू।